Hi, welcome to e-learning session for grade 10 SS Geography. I am your mentor Ajit Kumar and we are studying chapter 6 manufacturing industry. So far we have completed importance of manufacturing industry, then we saw contribution of manufacturing industries, then we saw about agglomeration industries location, then we started with agro based industry where we first studied about cotton industry, then jute industry, then we saw about sugar industry. Then further today we'll not be doing recap because recap consumes around 9 to 10 minutes of our video, and Bhumi Tulsiani has put a capping for 20 minutes. So we cannot exceed 20. So today we are not going for recap. Let's today try to wind up our this session with steel and iron, mineral based industry. चलिए, and our discussion will be about mineral based industry. Industries that use minerals and metals as raw material are called mineral based industry. तो definition is very clear. जहाँ पे भी raw material mineral है, metal है, उसे हम mineral based industry कहेंगे. चलिए, उसके बाद we'll start आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री. इसमें सबसे पहला हमने जिस चीज़ को सेलेक्ट किया है वो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री. Iron and steel industry is the basic industry since all the industries heavy, medium, light depend on it for their machineries. तो किसी भी कंट्री के लिए आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इतना इम्पॉर्टेंट है कि वो उसका बेसिक या फंडामेंटल इंडस्ट्री जो है वो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री होगी. आप किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जाइए, इंडस्ट्रियल यूनिट में जाइए, जो भी उनकी बड़ी बड़ी मशीनें हैं, कन्वेयर बेल्ट है या फिर लेथ मशीन्स हैं, जो भी मशीनरी है मैक्सिमम ये सारी मशीनरी डिपेंड करती है या बनी होती है आयरन एंड स्टील की. तो किसी भी इंडस्ट्री के लिए जो बेसिक रॉ मटेरियल है वो स्टील एंड आयरन है. या फिर आप कंस्ट्रक्शन सेक्टर में चले जाइए, किसी भी शहर में या कहीं भी आप कंस्ट्रक्शन के लिए जाएंगे तो वहाँ पे आपको स्टील एंड आयरन की ज़रूरत पड़ेगी. चाहे आप ब्रिजेस की बात कीजिए, रोड्स की बात कीजिए, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करें, किसी भी इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल हमारा स्टील एंड आयरन है. ब्रिजेस बनाने हैं आपको पिलर डालने पड़ेंगे, बीम्स डालने पड़ेंगे. तो एवरीवेयर दिस आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बिकम्स कोर एंड फंडामेंटल इंडस्ट्री. Steel is needed to manufacture variety of engineering goods, construction material, defense, medical, telephonic, scientific equipment and variety of consumer goods. तो कुछ भी आप देखेंगे बिना स्टील के वो कंप्लीट नहीं है. भले आप बोलें कि मैं तो प्लास्टिक को यूज़ करता हूँ, तो प्लास्टिक जहाँ बन रहा है उसके लिए जो मशीनरी है, ठीक, वहाँ पे स्टील का यूज़ हो रहा है. तो हर जगह स्टील के बिना तो किसी कंट्री का काम चलना है नहीं. तो कई जगह तो स्टील का और आयरन का कितना यूज़ हो रहा है वो उस कंट्री का डेवलपमेंट इंडेक्स की तरह देखा जाता है. जैसे एक जगह हमने देखा था कि इलेक्ट्रिसिटी कितना वो कंट्री कंज्यूम कर रहा है, वो उसके डेवलपमेंट का इंडेक्स है. तो वैसे ही स्टील एंड आयरन को भी डेवलपमेंट का इंडेक्स मान लिया जाता है. प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ स्टील इज़ ऑफन रिगार्डेड एज इंडेक्स और कंट्रीज डेवलपमेंट. यही मैं बात कर रहा था अभी. आयरन एंड स्टील इज़ अ हैवी इंडस्ट्री बिकॉज ऑल द रॉ मटेरियल एज वेल एज फिनिश्ड गुड आर हैवी, बल्कि एंटेलिंग हैवी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. तो जो भी हम स्टील एंड आयरन इंडस्ट्री में से जो रॉ मटेरियल निकल रहा है, कभी आप देखेंगे स्टील इंडस्ट्री से जो रॉ मटेरियल निकलता है वो बड़े बड़े आयरन के शीट्स होते हैं रोल किए हुए, कभी बार्स के शेप में होते हैं, सलिए के शेप में होता है. तो अलग अलग शेप में होता है. देखने में तो लगता है हाँ एरिया कम है, बट उसका जब आप वेट देखेंगे, वेट इतना ज़्यादा होता है कि उसको कैरी कर पाना बहुत मुश्किल होता है.
ठीक, तो उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ही बढ़ जाता है। आयरन ओर, coking coal and limestone are required in the ratio of 4:2:1। जहाँ पे भी हम आयरन को मेल्ट करते हैं, कई बार आप वेल्डिंग, कभी अपने लोकेलिटी में कभी आपका गाड़ी का कोई पार्ट टूट जाए और उसकी वेल्डिंग के लिए जाएंगे तो दे ऑल्सो यूज़ दिस लाइमस्टोन। लाइमस्टोन का जो पाउडर है वो आयरन को जब वेल्डिंग के लिए जॉइन करते हैं दो आयरन के पार्ट्स को, तो वहाँ पे भी यूज़ करते हैं। तो हमेशा इसका जो रेशियो है 4:2:1, अगर आयरन और मेरा 4 के रेशियो में है तो 2 विल बी कोकिंग कोल एंड 1 पार्ट होगा उसका लाइमस्टोन। सम क्वांटिटीज़ ऑफ मैग्नीशियम, जब हम मैंगनीज के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था 10 kg ऑफ मैंगनीज इज़ यूज फॉर मेकिंग स्टील। उसको हार्डनेस प्रोवाइड करता है मैंगनीज। वेयर शुड द स्टील प्लांट्स आइडियली बी लोकेटेड, तो स्टील प्लांट को कहाँ लोकेटेड होना चाहिए? स्टील प्लांट को आइडियली सेंट्रल पोर्शन में इंडिया के लोकेटेड हो, या फिर ऐसी जगह लोकेटेड हो जहाँ उससे एसोसिएटेड इंडस्ट्रीज़ हो। मींस ताकि हमारा जो रॉ मटेरियल हो उसको हमें बहुत दूर तक कैरी ना करना पड़े, नियर बाई हम ट्रांसपोर्ट कर दें और वहीं उसको रॉ मटेरियल की तरह यूज़ करके बाकी इंडस्ट्रीज़ अपना काम करें। और दूसरी बात है, ऐसी जगह लगाया जाए जहाँ आयरन ओर का प्रोडक्शन हो रहा है। पॉसिबली हमारा जो झारखंड एरिया है या प्लेट्यू एरिया, डेक्कन प्लेट्यू, जहाँ सबसे ज़्यादा आयरन ओर कंसंट्रेशन है, ऐसी जगह पे लगा लिया जाए तो रॉ मटेरियल जो हमें आयरन ओर को ले जाना पड़ेगा पहले स्टील इंडस्ट्री में, तो वहाँ का हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बच जाए। तो ये सारी चीज़ों को हमें देखना पड़ेगा। रिमेंबर दैट finished product also need an efficient transport network for the distribution to the market and consumer। जब हम ये लगाएंगे इंडस्ट्री तो हमें ये भी देखना पड़ेगा जो हमारा सामान तैयार कर लिया हमने फिनिश्ड गुड, उसको पूरे इंडिया में, पूरे इंडिया के मार्केट्स तक पहुंचाना है। तो कनेक्टिविटी ज़रूर हो, तब जाके हमारे सामान जो फिनिश्ड गुड है उसको मार्केट में पहुंचाना है, कंज्यूमर तक पहुंचाना है, तो कनेक्टिविटी की ज़रूरत पड़ेगी। In 2018, 106.5 million tons of crude steel production. India ranked second among the world crude steel producer. It is the largest producer of sponge iron. In 2018, per capita consumption of steel in the country was around 70.9 kg per annum against the world average of 224.5। चलिए, तो अब यहाँ रैंकिंग की बात कर लें। इंडिया स्टैंड सेकंड इन वर्ल्ड क्रूड स्टील, फिर उसके बाद स्पॉन्ज आयरन में हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं। अब आयरन का भी पर कैपिटा कंजम्पशन है, ठीक, तो पूरे इंडिया में हम जितना आयरन को कंज्यूम कर रहे हैं उसको अगर हम डिवाइड कर दें इंडिया की पॉपुलेशन से, तो हमारा पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ आयरन निकल आएगा। मीन्स सपोज इंडिया प्रोड्यूसेस X टन्स ऑफ स्टील या आयरन, ठीक, और इंडिया का पॉपुलेशन इज़ 125 crores। अब जब इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो हमारा पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ आयरन निकलेगा, मगर इंडिया का हर इंसान के ऊपर, एक इंसान के ऊपर कितना कंज्यूम कर रहे हैं तो वो, मगर जब हम वर्ल्ड के एवरेज के साथ कंपेयर करते हैं तो 70.9 इज अगेंस्ट 224.5 kg। टोटल प्रोडक्शन ऑफ फिनिश स्टील इन इंडिया, इस ग्राफ को देखा जाए 2013-14 में इट वाज 87 इन मेट्रिक टन पर एनम। पूरे साल में कितना मेट्रिक टन है? 87, और 2017-18 में ये 86.69। बीच में 2016-17 में ये 101 था। सो देर इज़ स्लाइट फ्लक्चुएशन।
अब इस ये जो फ्लक्चुएशन है प्रोडक्शन पे, ये कई चीज़ों पे डिपेंड करेगा। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ पे डिपेंड करेगा, मार्केट में डिमांड कितना है इस पे डिपेंड करेगा, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करेगा, इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करेगा हमारा प्रोडक्शन। वाई इज़ पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ स्टील सो लो इन इंडिया? इसके ऊपर हम कल डिबेट कर सकते हैं। यू कैन पुट योर रिस्पॉन्स रिगार्डिंग दिस, अपने आप आइडियाज़ डाल सकते हैं, उनको फिर हम एक साथ क्यूमुलेट करेंगे। चलिए, तो अब यहाँ देखिए प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील। सबसे पहले जो हमारा रॉ मटेरियल है ये आयरन ओर को हमें ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। ट्रांसपोर्ट करके ब्लास्ट फर्नेस में डालें, आयरन ओर को मेल्ट करना है। मेल्ट करने के टाइम हमारे पास रेशियो हमें पता है 4:2:1। तो 4 के रेशियो में अगर मेरा आयरन ओर है तो 2 के रेशियो में कोकिंग कोल होगा और 1 पार्ट होगा लाइमस्टोन का। अब इसके साथ कोल को बर्न करके हम उसको मेल्ट करेंगे। मॉल्टन मटेरियल इज पोर्ड इनटू मॉल्ट्स कॉल्ड पिग्स। अब जो मेरा मेल्ट हो चुका है आयरन, उसको हम एक शेप में, ढांचे में डाल देंगे। ठीक, मेल्ट किया हुआ जो भी आयरन है, आयरन को जितना जब गर्म करेंगे वो मेल्टेड फॉर्म में आ जाएगा मॉल्टन स्टेट में। मॉल्टन स्टेट में आए हुए आयरन को हम एक शेप में डालेंगे, कास्ट में डाल देंगे। ठीक, उसको फिर पिग आयरन बोल दिया जाए। पिग आयरन इज़ फर्दर प्योरीफाइड। अब जब पिग आयरन है उसमें इम्प्योरिटीज़ बहुत हैं। अब नेक्स्ट काम क्या होगा, उसकी इम्प्योरिटीज़ को निकाल के उसे प्योरीफाई करना। पिग आयरन इज़ फर्दर प्योरीफाइड बाय मेल्टिंग, ऑक्सीडाइजिंग द इम्प्योरिटीज़, मैग्नीज, निकल, क्रोमियम आर एडेड। अब जो हमारा आयरन था, आयरन में से हम इम्प्योरिटी निकाल दे रहे हैं ऑक्सीडेशन के प्रोसेस से, और उसको फिर मेल्ट करके ऑक्सीडाइज करके इम्प्योरिटी निकल जा रही है। अब मैग्नीज, निकल, क्रोमियम ऐड करके लोहे को स्टील में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब जब मेरा ये स्टील बन चुका है, अब इसको अलग अलग शेप्स देने पड़ेंगे। अगर मुझे चाहिए कि मेटालिक शीट्स चाहिए तो शीट के शेप में होगा, प्रेस कर दिया जाए। अगर मुझे रोल्स चाहिए तो रोल कर दूं, या किसी स्पेसिफिक शेप में चाहिए तो उस शेप के कास्ट में डाल डाल के उसे वो शेप दे दिया जाए या फॉर्ज कर दिया जाए। तो इस तरीके से हमारा स्टील का प्रोडक्शन होगा। मोस्ट ऑफ द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मार्केट दे स्टील थ्रू स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब जो भी पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ हैं जो स्टील बना रही हैं, उसका सारा देख रेख का काम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास है। इन 1950 चाइना इंडिया प्रोड्यूस्ड ऑलमोस्ट सेम क्वांटिटी ऑफ स्टील। टुडे चाइना इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील। चाइना इज़ ऑल्सो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ स्टील। अगर हम इस ग्राफ को देखें तो वी फाइंड आर प्रोडक्शन इन मिलियन टन्स इज 106 मिलियन टन्स, वेयर एज चाइना का जो प्रोडक्शन का ग्राफ है वो हमसे 9 टाइम्स ज़्यादा है, 928। मगर चौंकाने वाली बात यह है कि आज़ादी के टाइम पे 1950 में हम दोनों का प्रोडक्शन, चाइना और इंडिया का प्रोडक्शन बराबर था। मगर धीरे धीरे चाइना लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हो गया, और जो वो प्रोड्यूस करता है आयरन वो खुद कंज्यूम भी कर लेता है। क्यों? उस वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है। आप देखते हैं कि हमारा इंडियन मार्केट इज़ फ्लडेड विद चाइनीज़ गुड्स, बिकॉज उनकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री उन्होंने इतना ज़्यादा फैला रखा है, इवन घर घर के लेवल तक वहाँ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। नेक्स्ट अगर हम देखें कि कहाँ कहाँ हमें मिलेगा, तो फर्स्ट इज छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन हैज़ मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। छोटा नागपुर प्लेट्यू, ये देखिए जो हमारा झारखंड वाला एरिया है, ये राइट, जो छोटा नागपुर प्लेट्यू एरिया, यहाँ इसकी बात कर रहे हैं हम अभी। It's largely because the relative advantage of region has
for the development of this industry. This include low cost of iron ore, high grade raw material in proximity, cheap labor. अब सवाल ये है कि सारी इंडस्ट्रीज छोटा नागपुर वाला जो प्लेट्यू रीजन है वहाँ क्यों कंसंट्रेटेड है? अगर इसको क्वेश्चन बना दिया जाए, वाई maximum industries, iron and steel industries are concentrated at छोटा नागपुर प्लेट्यू एरिया, तो इसका आंसर होगा इट इज़ लार्जली बिकॉज द रिलेटिव एडवांटेज. क्या क्या है एडवांटेज? लो कॉस्ट ऑफ आयरन ओर, जहाँ से हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वही इंडस्ट्री लगाएंगे तो हमारा आयरन ओर सस्ता हो जाएगा. हाई ग्रेड रॉ मटेरियल इंडस्ट्री के प्रॉक्सिमिटी में ही हम माइन कर रहे हैं. सेकंड, ये जो एरिया है हमारा बैकवर्ड एरिया था, ठीक, तो यहाँ पे जो लेबर है वो काफ़ी चीप है. और वास्ट ग्रोथ पोटेंशियल इन होम मार्केट, जो हमारा घरेलू मार्केट है, इंटरनेशनल मार्केट में हम एक्सपोर्ट की बात नहीं कर रहे हैं अभी, जो इंटरनेशनल मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट की जगह हमारा जो डोमेस्टिक मार्केट है, इंडियन कंजम्पशन, उसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं. दो India is an important iron and steel producing country in the world, yet we are not able to perform to our full potential largely due to. अब जब हम बात करें, हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं, एक टाइम चाइना और इंडिया बराबर था, मगर ऐसे क्या कारण है जिसकी वजह से हम अभी अपने फुल पोटेंशियल मींस जितनी हमारी कैपेसिटी है फुल कैपेसिटी के हिसाब से काम नहीं कर पा रहे? तो फर्स्ट इज़ हाई कॉस्ट एंड लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कोकिंग कोल. जो कोकिंग कोल है हमारे यहाँ, ठीक, उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा है. दूसरा, अवेलेबिलिटी कम है. इवन जो हमारे मोरबी में जब हम कोल यूज़ कर रहे थे तो कोल को हम इंपोर्ट करते थे. बहुत सारे यहाँ पे आपको ट्रेडर्स मिल जाएंगे, इंडस्ट्रीज़ मिल जाएंगी जो इंपोर्ट करके कोल अवेलेबल कराती हैं. तो हमारे देश में कोल की अवेलेबिलिटी नहीं है तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट है. सेकंड, बी इज़ लोअर प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, irregular supply of energy, poor infrastructure. So these are the 4 major reasons they have stated. तो एक तो नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ कोकिंग कोल, या कॉस्ट ज़्यादा है. प्रोडक्टिविटी, जो हमारा लेबर के हिसाब से जो प्रोडक्टिविटी है वो कम है, मींस वी आर समवेयर इनएफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ लेबर. इरेगुलर सप्लाई, बिजली की जो समस्या है, एनर्जी चाहिए स्मेल्ट करने के लिए, उसको आयरन को मेल्ट करने के लिए, तो एनर्जी इरेगुलर है. और जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है अगेन इंडस्ट्रीज़ का, वो पुअर है. अभी तक हमने अपने आप को वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अपग्रेड नहीं किया. तो ये सारी डिफ़िकल्टीज़ हैं इंडस्ट्री के सामने. We also import good quality steel from other countries. However, the overall production of steel is sufficient to meet our domestic demand. जो जब बात आती है गुड क्वालिटी, हाई क्वालिटी स्टील की, तो हमें वो इंपोर्ट करना पड़ता है बाहर के देशों से. मगर जब ओवरऑल स्टील के प्रोडक्शन की बात करेंगे तो हमारे देश में जो प्रोडक्शन हो रहा है वो हमारे लिए सेल्फ सफिशिएंट है. Liberalization and foreign direct investment have given boost to the industry with efforts of private entrepreneurs. There is need to allocate resource for research and development to produce steel more competitively. तो यहाँ लिबरलाइजेशन और FDI की बात कर रहे हैं. इंडिया ने अपनी पॉलिसीज़ को 1990 के बाद एक LPG नाम की चीज़ थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. तो इसमें हुआ क्या, हमने गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसीज़ को लिबरल किया, प्राइवेट ओनर्स को, प्राइवेट फर्म्स को, कंपनीज़ को अलाउ किया प्रोडक्शन के लिए. साथ में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मींस फॉरेन कंपनीज़ को, मल्टीनेशनल कंपनीज़ को भी अलाउ किया कि आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इंडिया में. ठीक, तो इससे होता क्या है, जब हम फॉरेन कंट्रीज़ को अलाउ करते हैं इंडिया में तो दे इन्वेस्ट देयर कैपिटल हमारी कंट्री में. ठीक, इससे हमारी इंडस्ट्रीज़ का ग्रोथ होता है. मगर अभी भी ज़रूरत है कि हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट करें ताकि हमारे स्टील प्रोडक्शन को हम बेटर एंड एफिशिएंट बना सकें, ताकि वर्ल्ड स्टैंडर्ड में हम
कॉम्पिटिटिव एज पे रहें। वरना अगर हमारी मशीनरी आउटडेट है, हमारे पास इतने सारे चैलेंजेस हैं, तो ऐसे कंडीशन में हम कभी कंपटीशन को फेस नहीं कर पाएंगे। जो कि हमारा आर्क राइवल चाइना के साथ है, हमारा प्रोडक्शन और उनके प्रोडक्शन में 9 टाइम्स का फ़र्क है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम रिसर्च एंड एनालिसिस करें, डेवलपमेंट करें, अपने इंडस्ट्री को और इफ़िशिएंट बनाएं ताकि एक कॉम्पिटिटिव एज रहे हमारे पास। With this, we'll put an end to today's session. Thank you.